हेलो बच्चों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और बहुत ही जल्द आरओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आप लगातार अपने एग्ज़ाम्स में लगे रहें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ सीधे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके वाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं, हमने संविधान में क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रखी हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि क्या क्या संविधान की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में रहता है कि यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इन एरियाज़ को बच्चे छोड़ देते हैं या सोच करके इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो हर साल आपको पीसीएस एग्ज़ाम्स में या यूपीएससी एग्ज़ाम्स में या आरओ एग्ज़ाम्स में, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हों या फिर जो आयोग द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपसे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, या एकल नागरिकता क्या होती है, या फिर यहाँ जो दिए गए प्रावधान उनके बारे में चर्चा करता है कि आखिर ये क्या है। तो अगर आप संविधान की विशेषता को समझ लेंगे तो आपको संविधान को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। तो वन बाय वन हम सारी विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक विशेषता को खोल करके बताएंगे आपको कि विशेषता कहना क्या चाहती है एक्चुअली में, इस विशेषता का अर्थ क्या बनता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले विशेषताएं क्या क्या हमारे संविधान में दी गई हमें। तो सबसे पहले आपके लिखा है सामने कि जो भारत का संविधान है वह सबसे लंबा लिखित संविधान है और साथ ही सबसे विस्तृत संविधान है। अभी हम आगे समझेंगे कि सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों बना और सबसे विस्तृत संविधान क्यों बना, हम इसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट बताता है भारतीय संविधान की विशेषता में कि भारतीय संविधान निर्मित संविधान है, अर्थात भारत का संविधान निर्मित किया गया संविधान है, अर्थात भारत का संविधान बनाया गया संविधान है। तो अभी इसके बारे में भी हम देखेंगे। भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है, जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर प्रस्तावना में हमने गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा की थी कि गणतंत्र मतलब क्या होता है। आइए उसी क्रम में हम आगे और देखेंगे गणतंत्रीय व्यवस्था के तहत कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं ने गणतंत्रीय व्यवस्था शामिल क्यों किया। चौथा पॉइंट देता है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने अलग अलग देशों के संविधान से लिया है। तो कई बार इस शब्द को लेकर के हमने बाहर से बहुत सारी चीज़ें ग्रहित की हैं, तो इसलिए कई बार हमारे संविधान की आलोचना होती है। क्या हमारा संविधान इस तरीके का था कि हम खुद नहीं बना सकते थे अपना संविधान? क्या जरूरत थी कि हमें किसी और से लेने की? तो आज आपको पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हुआ हमने किसी और देश से संविधान लेने का, हमें संविधान की विचारधाराओं को। पांचवा पॉइंट दिया है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, अर्थात हमारा संविधान कठोर है, हमारा संविधान लचीला है। तो आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान कहाँ पर कठोर है, कहाँ पे लचीला है। फिर भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को यूनियन कहा गया है, ना कि भारत को फेडरेशन कहा गया है। तो आपको समझ में आएगा आज के यूनियन और फेडरेशन शब्द को शामिल करने का हमें क्या फायदा हुआ। अगर हम फेडरेशन करते तो हमें क्या होता और हम यूनियन शब्द शामिल किए तो क्या फर्क पड़ा, इसके बारे में पता चलेगा आज आपको। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष होगा। तो भारत का संविधान कैसा होगा दोस्तों? भारत का संविधान जो होगा पंथ निरपेक्ष संविधान होगा। तो आपको आज पता चलेगा पंथ निरपेक्ष। हालांकि हमने प्रस्तावना के टॉपिक्स में हमने यह बताया है कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसका नाम प्लेलिस्ट में चाणक्य बैच नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको गणतंत्र क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, हमने पंथ निरपेक्ष के हर एक शब्द को बखूबी बहुत अच्छे से आपको बारीकी के साथ समझाया ताकि आप एग्जाम्स में उस शब्द को गलत ना करें। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था। आपको समझ में आएगा कि भारत में और पूरे विश्व में कैसी कैसी व्यवस्थाएं लागू हैं, शासन व्यवस्था कैसी कैसी है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, तो भारत में हमने संसदीय शासन व्यवस्था क्यों ग्रहण किया, आज इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। कुछ पॉइंट्स आपको पता चलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। साथ ही साथ आपको हम आज थोड़ा बहुत अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे कि प्रेसिडेंटल शासन व्यवस्था क्या होती है। साथ ही आप यहाँ देखिए 9वां पॉइंट है एकीकृत न्यायपालिका। तो जो भारत के संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई वह एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सभी कोर्ट अलग अलग है, फिर एकीकृत कैसे हो। तो आज आपका यह डाउट्स क्लियर होगा कि एकीकृत न्यायपालिका कैसे है भारतीय संविधान में। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि भारतीय संविधान की जो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है।
साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपातकालीन जो प्रावधान है वह आपातकालीन प्रावधान क्या है और हमने संविधान में क्यों शामिल किया आपातकालीन प्रावधान को। फिर आपको पता चलेगा त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है, त्रिस्तरीय सरकार को हमने क्यों शामिल किया, क्या जरूरत है त्रिस्तरीय सरकार को शामिल करने की संविधान की विशेषता के तहत। 13वां पॉइंट है सहकारी समितियों की व्यवस्था। तो सहकारी समितियों की जो व्यवस्था है इसको हमने 13वें पॉइंट तहत रखा है संविधान की प्रमुख विशेषता में। वहीं संविधान की कुछ और प्रमुख विशेषताएं जैसे कि मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। तो कई बार बच्चों के मन में रहता है कि न्यायिक पुनराविलोकन है क्या, एक्चुअली में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो आज आपके मन का यह भ्रम डाउट यह दूर होगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। लोग कई बार सार्वभौमिक शब्द में ही कंफ्यूज रहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। वहीं एकल नागरिकता, हमने कुल 19 पॉइंट को संविधान की प्रमुख विशेषताओं में शामिल किया। हालांकि संविधान की और भी बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिया जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम वन बाय वन संविधान के हर एक पॉइंट्स को खोलने की कोशिश करते हैं कि हमारा संविधान में ये सारी व्यवस्थाएं क्यों शामिल की गई। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, भारत का संविधान सबसे लंबा, लिखित और विस्तृत संविधान कैसे बन गया। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपके लिए, और लगातार आप अपने चैनल के संख्या बल जो कि पीसीएस मार्गदर्शक आपका ही चैनल है, इसके संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अवश्य ही बेल आइकन को आप प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि क्या क्लास पढ़ाई जा रही है, क्या टॉपिक्स चल रहा है, ये नोटिफिकेशन के तहत ही आपको पता चलता है। आइए हम देखते हैं। सबसे लंबा संविधान व सबसे विस्तृत संविधान। तो दोस्तों कई बार आपके समक्ष यह प्रश्न आता है कि भारत का संविधान आखिर इतना लंबा कैसे हो गया, सबसे विस्तृत संविधान क्यों बन गया। आखिर यूएस के संविधान को देखा जाए तो यूएस के संविधान में सिर्फ कुछ ही आर्टिकल्स हैं, कुछ ही भाग हैं, उसी अनुसार उनका पूरा संविधान बन जाता है। और हमारे संविधान को इतना लंबा क्यों बनाना पड़ा, क्या रीजंस थे हमारे संविधान में इतना लंबा जाने का। तो इसके बहुत सारे कारण हम आपको बताएंगे। तो पहले आपको यह पता चले कि संविधान इतना बड़ा कैसे बन गया, इतना लंबा कैसे हो गया, कितने आर्टिकल्स थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, इन सारी चीजों की चर्चा आपको पता चली। मूल संविधान में क्या था, वर्तमान संविधान में क्या है। तो एक बार मूल संविधान में हम देखते हैं क्या व्यवस्था थी। अगर हम कारण को देखते हैं इसके, तो सबसे पहला जो कारण बनता है कि हमारे संविधान का जो है, हमारा संविधान में मूल संविधान जो है, मूल संविधान में जिसको हम लागू करते हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 जब हम संविधान को लागू करते हैं तो उस समय हमारे संविधान को, अर्थात यह संविधान इस समय आंशिक रूप से लागू होता है, पूर्ण रूप से लागू नहीं होता दोस्तों इस समय। तो आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू होता है। तो जब यह आंशिक रूप से लागू होता है तो उस समय हमारे संविधान, और साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्ण संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो अगर पूर्ण संविधान लागू होने की बात करते हैं तो पूर्ण संविधान हमारा लागू होता है यह 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू होता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया है। जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख करेंगे। और जब बात किया जाए कि संविधान को पूर्ण रूपेण कब लागू किया, तो संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया। जब हमने पूर्ण रूपेण संविधान को लागू किया तो उस समय हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद थे, अर्थात कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। आइए देखते हैं। तो समय जो हमारे अनुच्छेद थे उन अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में। अनुसूचियां 8 थी, 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, और 22 भाग थे, 22 भाग थे दोस्तों। भाग की संख्या उस समय 22 थी, अर्थात 22 पार्ट थे। अनुसूचियां 8 थी और 395 अनुच्छेद थे जब यह हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के समय की यह व्यवस्था है।
तो दोस्तों अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे हमारे जब हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू किया गया। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं, तो वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो अनुच्छेद तो आज भी 395 ही हैं, लेकिन इसमें इसके सब पार्टिकल से कि अनुच्छेद 1 में का ख गा जोड़ करके, या आर्टिकल 12 में क ख गा जोड़ करके, या आर्टिकल 365 में क ख गा जोड़, मतलब इस तरह सब आर्टिकल्स को जोड़ करके हमारे कुल मिलाकर कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 या 75 के आसपास लमसम हो जाती है। तो अगर टोटल की बात किया जाए वर्तमान में पूर्ण रूप से देखा जाए तो 475 आर्टिकल्स हो चुके हैं, एक तरीके से 470 आर्टिकल के आसपास हैं आपके पास। और जो भाग हैं वो भाग भी इसी प्रकार से, भाग 1 में का खा करके जोड़ा गया है, 9 का 9 खा जोड़ा गया है, 11 का 11 खा जोड़ा गया। इस तरह के अलग अलग भाग को जोड़ करके भागों की संख्या हमारे 25 हो चुकी है। और वहीं अनुसूचियां आज भी, अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद तो हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूपेण बात किया जाए कि सभी को मिलाकर के बात किया जाए तो 475 अनुच्छेद हो जाएंगे। भाग 25 है और 12 अनुच्छेद है। लेकिन अगर पूछा जाए मूल संविधान के तहत पूछा जाए तो मूल संविधान के तहत आज भी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आप इसको याद रखिए, कई बार यह क्रम बच्चे भूल जाते हैं और कई बार बच्चे ये वाला क्रम याद रख लेते हैं अनुसूचियों में मूल संविधान के लिए 12 अनुसूचियों का, इसलिए गलत हो जाता है उनका क्वेश्चन। तो अनुच्छेद जब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग को शामिल किया गया था जब हमारा मूल संविधान लागू किया। मूल संविधान हमारा पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। वहीं अगर वर्तमान संविधान में अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद के साथ हमने टोटल 470 अनुच्छेद हो गए। अगर टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 470, वैसे देखा जाए 395 अनुच्छेद आज भी हैं वर्तमान में, भाग 22 हैं ही हैं, लेकिन भागों की संख्या भी का खा गा जोड़कर 25 कर दी और अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप इसे लिख लें, फिर इसके आगे का हम घटनाक्रम आपको बताते हैं एक बार कि आखिर ये तो कारण था कि भारत में जब इतने आर्टिकल्स बनाए जाएंगे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग या 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां, जब यह सारी व्यवस्थाएं आपके संविधान में की जाएंगी तो जाहिर सी बात आपका संविधान विस्तृत हो जाएगा, आपका संविधान लंबा होता चला जाएगा। और क्या आवश्यकता थी हमें इतने अनुच्छेद शामिल करने की, इतने भाग शामिल करने की, इतनी अनुसूचियां शामिल करने की? तो अभी आगे की घटनाक्रम आपको बताते हैं कि आगे क्या व्यवस्था थी, क्यों इतने अनुच्छेद को हमें शामिल करना पड़ा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान, हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार है वह बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा क्षेत्रफल देखा जाए 32 लाख किलोमीटर के आसपास हमारा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारा है। अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं और कुछ राज्य के जैसे जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था। साथ ही साथ हमने संविधान में सिर्फ अनुच्छेद या संविधान में सिर्फ यही व्यवस्थाएं शामिल नहीं की थी, संविधान में हमने जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी हमने संविधान में शामिल किया बखूबी। जैसे कि और देशों के संविधान में प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या कैसे कैसे चलेंगी या नहीं बताया गया, लेकिन भारतीय संविधान में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी उसका भी उल्लेख किया गया। तो यह सभी कारण थे जिससे हमारा संविधान विस्तृत होता चला गया। आइए हम एक बार बताते हैं आगे घटनाक्रम आपको। उम्मीद करता हूं कि आपने यह नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया होगा तो आप वीडियोस को दोबारा चलाएंगे, दोबारा आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा देखने को। और बड़ा बनाने का रीज़न क्या था कि भारत का पहला कारण था भारत का भौगोलिक विस्तार देखा जाए अगर दोस्तों, तो भौगोलिक विस्तार अगर भारत का देखें, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितना ज़्यादा है, इस कारण से हमें संविधान को विस्तृत करना पड़ा। अलग अलग जाति, धर्म, पंथ के लोगों का निवास भारत में, अर्थात विविधता बहुत ज़्यादा होनी भारत में, विविधता का बहुत ज़्यादा होना भारत में।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत में हमने जो अपना संविधान में जो ग्रहण करने की व्यवस्था, जो बाहर से देशों से ग्रहण करने की व्यवस्था की, उसमें जो सबसे ज़्यादा हमने किसी देश के संविधान मतलब कि कोई व्यवस्था हमने ऐतिहासिक तौर पर अपने देश में लागू किया है या सबसे ज़्यादा हमने उसे संविधान में शामिल किया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को हमने वैसे के वैसे ही कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ वैसे ही समाहित कर लिया जो हमारे संविधान के अनुरूप हमें रखना था। तो 1935 का क्लॉज देखा जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की बहुत सारे प्रावधान को हमने शब्दशः शामिल कर लिया। साथ ही साथ कहीं कहीं हमने कुछ शब्दों का परिवर्तन किया जो हमें हमारे लगा कि हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है, हमने उसे हटा दिया। जो लगा हमारे संविधान के अनुरूप हमने उसे शामिल किया। तो 1935 में खुद ही आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, खुद ही उसके भाग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमारा संविधान बड़ा होता चला गया। हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार है वह बहुत ज़्यादा था। हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, अर्थात हमारे भारत की जो डाइवर्सिटी है वह बहुत ज़्यादा थी। अब डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उन सभी डाइवर्सिटीज़ को समाहित करना है, सभी को सबके अधिकार मिले, सभी को सबके कर्तव्य पता चले, इसलिए यह सारी व्यवस्थाएं हमने संविधान में शामिल करनी पड़ी, इसलिए हमारा संविधान लगातार लंबा होता चला गया। वही चौथा पॉइंट देखा जाए दोस्तों कि JNK का, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होना, अपना संविधान होना, यह सारी व्यवस्थाओं ने हमारे संविधान को बड़ा बनाते चले गए, हमारे संविधान को विस्तृत करते चले गए, हमारा संविधान बड़ा होता चला गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान को 2019 में राष्ट्रपति आदेश से समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति आदेश से हमने 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी अनुच्छेद 370 हमारे संविधान में एक क्लॉज के तौर पर पड़ा हुआ है, अर्थात 370 आज भी हमारे संविधान में है। लेकिन यह यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एक क्लॉज के तौर पर अनुच्छेद 370 पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह सभी कारण थे हमारे संविधान का लंबा होना, हमारे संविधान का विस्तृत होना। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि हमारा संविधान बड़ा क्यों है। आइए अब कुछ संविधान सभा के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया। अगर संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया तो संविधान सभा का गठन किसने किया, तो आपको यह पता चलेगा संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू हुआ। तो जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू हुआ तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने क्या क्या व्यवस्थाएं लागू, कितने सदस्यों की बात किया, कितने सदस्य संविधान सभा में होंगे और कितने सदस्य संविधान सभा में रहे, कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया, कितने संविधान सभा के पहले दिन कितने मेंबर्स उपस्थित हुए थे, यह सारे घटनाक्रम आइए एक बार हम देखते हैं। संविधान सभा की इतिहास को देखते हैं आइए कि संविधान सभा बना कैसे। आइए, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो आप एक बार इसे नोट कर लें। हम थोड़ी देर स्क्रीन से साइड हो जाते हैं आपका। साथ ही एक कारण मित्र और बचा रह गया है इसमें मित्रों, हम बता देते हैं उसको। एक कारण यह था कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण में शामिल व्यक्ति थे कौन? संविधान निर्माण में शामिल व्यक्ति वकील थे। अब जब वकील ही लोग संविधान बनाएंगे, कानून विशेषज्ञ लोग ही संविधान को बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है
जब कानून विशेषज्ञ लोग ही संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा में शामिल होंगे और संविधान का निर्माण करेंगे, तो अवश्य सी बात है कि जिनको ज्यादा जानकारी होती वो क्लॉजेस बढ़ाते चले जाते हैं, वह संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्टिकल्स याद होते हैं, वह अपने अनुसार आर्टिकल्स रखते जाते हैं, ताकि हर एक एक आर्टिकल्स को इस तरीके से रखते हैं वो, ताकि किसी भी व्यक्ति को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यह सारी व्यवस्थाएं थी। इन कारण से हमारा संविधान, इन 5 आधारों पे हमारा संविधान लंबा और विस्तृत होता चला गया। उम्मीद है कि आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। आइए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं कि हमारे संविधान सभा के इतिहास को देखते हैं। तो संविधान सभा जो हमारा बनाया गया था, उस संविधान सभा के इतिहास को हम देखते हैं कि संविधान सभा का इतिहास था क्या। तो उम्मीद है कि आपने पहला पॉइंट, अर्थात सबसे लंबा संविधान और सबसे विस्तृत संविधान के पॉइंट्स को आपने समझ लिया होगा और यह पॉइंट्स आपको बखूबी क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का इतिहास। किसका इतिहास दोस्तों? संविधान सभा का इतिहास। जैसा कि अभी हमने चर्चा की आपसे कि संविधान सभा का जो गठन है दोस्तों, संविधान सभा का गठन ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत शुरू किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से ही हमने संविधान सभा गठन किया था। आइए देखते हैं संविधान सभा गठन का क्या रहा है, क्या जरूरत थी संविधान सभा के निर्मित करने की। तो संविधान सभा जो है, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठन होता है। तो यह कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आती है। मार्च 1946 में भारत आई तथा मई 1946 में ही दोस्तों, मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कई बार आपसे पूछा ही जाता है कि कैबिनेट मिशन आया कब भारत में। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें सदस्य कितने थे? तो कई बार सदस्यों की चर्चा के बारे में पूछता है कि सदस्य कितने थे। तो दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे। तो आइए देखते हैं 3 सदस्य कौन कौन थे इसमें। इसमें 3 सदस्य थे। तो वे 3 सदस्य कौन थे? तो एक पैथिक लॉरेंस थे, एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन योजना के। एवी अलेक्जेंडर थे इसमें। कौन थे दोस्तों? एवी अलेक्जेंडर। यूरोप में तो वैसे ही अलेक्जेंडर नाम रखने का बहुत ज्यादा लोगों ने प्रसिद्ध बनाया अलेक्जेंडर नेम को, जैसे सिकंदर। और वहीं एक तीसरा नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इन 3 सदस्य, ये 3 सदस्य में जिसमें से पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 2 सदस्य और एक अध्यक्ष, अर्थात 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना थी जो मार्च 1946 में भारत आई और मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब समय आ गया है भारत के संविधान के निर्माण का। अब जब संविधान का निर्माण करना होगा तो निर्माण करने के लिए कोई संस्था तो चाहिए ना। अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो आई मार्च 1946 में, इसी के तहत मई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब संविधान सभा का गठन कैसे होगा दोस्तों? क्या प्रत्यक्ष होगा, क्या अप्रत्यक्ष होगा संविधान सभा के गठन? प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा? आइए इस घटनाक्रम को हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, या तो नहीं नोट किया तो आप नोट कर लें 1 मिनट के लिए। हम हट जाते हैं इसे। तो जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इन्हीं रिपोर्ट के अनुसार हमारे संविधान सभा का गठन किया गया दोस्तों। तो संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का
गठन मई 1946 में प्रस्तुत कैबिनेट संयोजना रिपोर्ट के अनुसार किया गया। संविधान सभा गठन किया गया कैबिनेट संयोजना के तहत। ठीक है दोस्तों, अब जब कैबिनेट संयोजना के तहत संविधान सभा गठन किया गया तो उसमें संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट संयोजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। अब 389 में कौन सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए हैं, कौन सदस्य देसी रियासतों से आए हैं, कौन सदस्य चीफ कमिश्नर से आए हैं? आइए अब उनको देखते हैं कितने सदस्य कहां से आए, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब कैबिनेट संयोजना गठन किया, कैबिनेट संयोजना के तहत जब संविधान सभा गठन किया तो कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 389 सदस्य थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत अर्थात जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य आए इसके बारे में जानिए, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आए इसके बारे में जानिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात किया जाए तो 389 में से 292 सदस्य, कितने? 292 सदस्य का जो चुनाव होगा वह चुनाव होगा ब्रिटिश प्रांत से। कहां से होगा दोस्तों? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कितने? 292 सदस्य। चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्यों को लिया जाएगा। 4 सदस्यों को कहां से लिया जाएगा दोस्तों? 4 सदस्यों को लिया जाएगा चीफ कमिश्नर प्रांत से। अभी मैं आपको बताऊंगा चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे उस समय, जहां से इन 4 सदस्यों को लिया गया था। और साथ ही साथ 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। कितने सदस्य देसी रियासतों से होंगे दोस्तों? 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। कितने देसी रियासतों से होंगे? 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। तो कितने सदस्य देखिए? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। तो आइए हम देखते हैं ब्रिटिश प्रांत। अगर ब्रिटिश प्रांत शब्द की बात किया जाए तो 292 सदस्य। अगर ब्रिटिश भारत की बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत में यह दो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत जो है यह मिलाकर के बनेगा ब्रिटिश भारत। यह क्या बनेगा दोस्तों? यह बनेगा आपका ब्रिटिश भारत। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे तो 296 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से थे। तो ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में 296 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश प्रांत से कितने थे तो ब्रिटिश प्रांत से, अगर ब्रिटिश प्रांत की बात किया जाए तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे और चीफ कमिश्नर से 4 थे। अगर चीफ कमिश्नर और ब्रिटिश प्रांत को जोड़ दिया जाए तब जाके ब्रिटिश भारत बनेगा, अर्थात ब्रिटिश भारत से थे कितने टोटल? 296 सदस्य हमारे भारतीय संविधान में, संविधान सभा में शामिल थे। अब आइए एक बार हम देखते हैं कि जो 4 सदस्य हमारे संविधान सभा में चीफ कमिश्नर प्रांत से शामिल किए गए थे वो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत एक्चुअली में थे कौन कौन से। आइए हम इनके बारे में यहां लिख देते हैं कि 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे। पहला कुर्ग था, कुर्ग जो कि आपके कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। दूसरा बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान था। तीसरा आपका था अजमेर और मारवाड़ और चौथा प्रांत था आपका दिल्ली। तो दोस्तों इन 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से अलग अलग एक एक सदस्य को चुना गया था संविधान सभा के लिए और ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्यों को, देसी रियासतों से 93 सदस्यों को चुना गया था। आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे नोट कर लिया और नहीं नोट किया तो एक बार इसे आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिटिश भारत में कौन कौन शामिल। तो ब्रिटिश भारत में आपके चीफ कमिश्नर प्रांत भी शामिल होंगे और ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होगा। लेकिन देसी रियासतें जो थी, देसी रियासतें आपके ब्रिटिश भारत से अलग थी। ब्रिटिश भारत से देसी रियासतें अलग थी, तो देसी रियासतों की चर्चा ब्रिटिश भारत में नहीं आएगा। अगर ब्रिटिश भारत की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत में 93 सदस्य थे। कितने सदस्य थे ब्रिटिश भारत से? दोस्तों यहां देखिए आपके कैबिनेट संयोजना के तहत संविधान सभा गठन के संविधान सभा गठन कैबिनेट संयोजना था, जिसमें 389 सदस्यों को, 389 सदस्यों को संविधान सभा में गठन किया गया, संविधान सभा में शामिल किया गया कैबिनेट संयोजना के तहत। तो 389 अर्थात 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से होंगे, अर्थात ब्रिटिश प्रांत से होंगे। 4 सदस्य
चीफ कमिश्नर प्रांत से होंगे और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। अगर ब्रिटिश भारत की बात किया जाए 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे। अब इस ब्रिटिश भारत में शामिल होगा ब्रिटिश प्रांत आपका, और साथ ही साथ चीफ कमिश्नरी प्रांत भी आपका शामिल होगा। केवल अगर ब्रिटिश प्रांत की बात किया जाए तो 292 सदस्य आएंगे। अगर आपसे ब्रिटिश भारत की बात किया जाए तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत दोनों आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसे रफ एक बार नोट कर लें, फिर इसे मैं मिटा देता हूं। फिर आगे घटनाक्रम को हम देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान सभा के तहत थी। कई बार दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि भारत का विभाजन आखिर भारत का विभाजन किस तरीके से, या भारत का विभाजन किस मिशन योजना के तहत हुआ? क्या कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, शिमला समझौते के तहत हुआ, या किसी और मिशन के तहत किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया जाए तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया, क्योंकि माउंटबेटन योजना ही थी जिसने भारत के दो भाग की बात करता है कि एक पाकिस्तान बनेगा और एक भारत बनेगा। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होता है किस योजना के तहत होता है, तो यह याद कर लीजिए माउंटबेटन योजना कैबिनेट मिशन नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का विभाजन नहीं हुआ, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं। एक बार हट जाता हूं। या दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र लिखा है, मारवाड़ क्षेत्र, चाहे इसे मारवाड़ कहिए चाहे मेरवाड़ कहिए, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक्स समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि आपको और क्या टॉपिक्स नहीं समझ में आए, वह टॉपिक्स और क्लियर किया जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक्स आपके छोड़े नहीं जाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको बखूबी जब आप बैठें तो आपको यह लगे कि आशीष सर ने जो पढ़ाया, आशीष जी ने जो टॉपिक पढ़ाया, वह टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले। आप जितने भी टॉपिक्स में पढ़ा रहे हो इन सारे टॉपिक्स उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमारे टॉपिक्स आपको अवश्य मिलेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। दोस्तों हमको ही पता है कि व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि लिखना पड़ता है और मिटाना पड़ता है बार बार। लगातार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, क्योंकि चैनल के संख्या बल ही हमारी एनर्जी है। और जब हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्लासेस लेकर के आ सकेंगे। अगर बात की जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन कर दिया गया दोस्तों, तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक की बात की तो संविधान सभा प्रथम बैठक में 207 सदस्य प्रथम बैठक में शामिल होते हैं। तो कितने सदस्य? 207 सदस्य प्रथम बैठक में संविधान सभा के शामिल होते हैं। तो अगर बात करें संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो प्रथम बैठक में संविधान सभा कितने सदस्य शामिल होते हैं? संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य, कितने दोस्तों? 207 सदस्य शामिल हुए। टोटल 207 सदस्य हमारे संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है उसमें शामिल लेते हैं, अर्थात भाग लेते हैं। वहीं अगर मुस्लिम लीग के बहिष्कार की बात किया जाए, अगर मुस्लिम लीग के बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। अगर मुस्लिम लीग की बात किया जाए, जब मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार कर दिया, होने तो 389 सदस्य थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में दोस्तों कई बार एक्चुअली इस तरह करके लिखने से इंक नीचे चली जा रही है बार बार। संविधान सभा में 324 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? तो 324 सदस्य थे। 324 सदस्य थे संविधान सभा में जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। और अगर बात किया जाए 15 अगस्त 1947 को संविधान जब लागू हुआ तो उसमें कितने सदस्य थे? संविधान जब 15 अगस्त 1947 को
को संविधान सभा जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 था, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 299। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। अगर मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद बात की जाए, मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। वहीं अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक में बात किया जाए तो प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे। कितने सदस्य? 207 सदस्य प्रथम बैठक में शामिल हुए। अब मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद 324 सदस्य, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में 299 सदस्य थे। तो कई बार घुमा घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य थे और 15 अगस्त 1947 को संविधान जब सभा जो रही उसमें उस समय 299 सदस्य थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य? 299 सदस्य। कितने? 299 सदस्य संविधान सभा में थे जब 15 अगस्त 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी। आइए हम आगे घटनाक्रम देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आपके व्हाइट बोर्ड से मैं इसीलिए हट जाता हूं ताकि आप बराबर इसको नोट कर लें, क्योंकि लिखते वक्त मैं खुद ही व्हाइट बोर्ड पर होता हूं। और एक पॉइंट आपके लिए छूट रहा था, अगर बात किया जाए तो संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया संविधान पर? हस्ताक्षर किया। अगर हस्ताक्षर करने की बात करेगा संविधान सभा में तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों, क्योंकि 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हमारे हस्ताक्षर करते हैं, सभी सदस्य नहीं कर पाते हैं। 284 सदस्य हमारे संविधान सभा पर हस्ताक्षर करते हैं। संविधान सभा के 284 सदस्य कितने दोस्तों? 284 सदस्य संविधान सभा के सिर्फ और सिर्फ 284 सदस्य ही हमारे संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर बात किया जाए कि हमारे संविधान में 15 अगस्त 1947 को हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, तो आएगा आंसर 324। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो आप बताएंगे 284 सदस्यों ने हमारे संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था संविधान सभा के। आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम इन्हें मिटा देते हैं, फिर हम आगे घटनाक्रम को आपको बताते हैं। आज आपको संविधान सभा का पूरा इतिहास हम खोल करके आपके सामने रख देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में संविधान सभा के बारे में, क्योंकि संविधान सभा पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, अनगिनत क्वेश्चन आपसे संविधान सभा में पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको संविधान सभा के बारे में सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। तो आप इन्हें, उम्मीद करता हूं कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे एक टॉपिक देखते हैं। अब संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनका गठन कैसे किया गया, उनकी नियुक्ति कैसे की गई, अब आइए देखते हैं। तो जो 389 सदस्य थे, तो अब हम यह समझते हैं कि 389 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल कैसे किया गया। संविधान सभा में 389 सदस्य शामिल कैसे? तो शामिल कैसे हुए? अगर बात किया जाए तो 296 सदस्य, 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से आएंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, ब्रिटिश प्रांत से होंगे, जिनका निर्वाचन होगा। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता नहीं एक तरीके से, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और वहीं जो बाकी बचे 93 सदस्य इसके, ये ब्रिटिश भारत प्रांत होगा, ये ब्रिटिश भारत से मिला करके आए थे पूरा, ना कि ब्रिटिश प्रांत। तो 93 सदस्य जो हैं देसी रियासतों से आएंगे। कहां से आएंगे दोस्तों? देसी रियासतों से आएंगे। अब जाहिर सी बात है देसी रियासतों में राजे महाराजे थे। अब इन 93 सदस्यों का मनोनयन होगा। अब इनका मनोनयन कौन करेगा? राजे रजवाड़े इनका मनोनयन करेंगे।
इनका मनोनयन करेंगे। तो देशी रियासतों से जो 93 सदस्यों का मनोनयन होता है, उनका मनोनयन राजा रजवाड़े करते हैं अपने अनुसार कि उनके लिए कौन ज़्यादा अच्छा होगा संविधान सभा में, उस अनुसार आए 93 सदस्य। और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य का निर्वाचन हुआ, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को ही, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था और सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। अर्थात इसमें धन, अर्थात शिक्षा, कुछ आधार बनाए गए थे, उन आधारों पर ही लोगों को चुना गया था, 296 सदस्यों को। इसलिए हमने क्या कहा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा संविधान सभा का। दोस्तों अब आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लें कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। अब ब्रिटिश प्रांत से जो 296 सदस्य आए वो निर्वाचन हुआ, पर वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। दोस्तों अब देशी रियासतों जो 93 सदस्य थे, इनका मनोनयन करते हैं। मनोनयन कौन करता है? राजे रजवाड़े इनका मनोनयन करते हैं अपने अनुसार। तो इस अनुसार 389 सदस्यों का अलग अलग डिवीजन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से कितने चुने गए। आप पहले एक बार इन्हें नोट कर लें, फिर हम आगे की बात बताते हैं आपको। अब एक बार आपके मन में यह कई बार उठता होगा कि 389 सदस्य ही हमने क्यों चुना? हमने 389 सदस्य ही क्यों संविधान सभा में चुना? हमने और संविधान सभा में और सदस्य क्यों नहीं रखे? तो जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कैबिनेट योजना के तहत जब संविधान सभा गठन की बात की गई थी तो उसमें यह बताया गया था कि जो 389 सदस्य चुने जाएंगे, अर्थात पहले तो 389 की बात की नहीं, पहले कहा गया कि जो निर्वाचन होगा वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो अर्थात 10 लाख की जनसंख्या के अनुसार एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और जब हमारा देश, अर्थात कहा जब संविधान सभा गठन किया जा रहा था तो उस समय हमारे देश में 10 करोड़ की जनसंख्या थी। अगर 10 करोड़ की जनसंख्या को 10 लाख से भाग देते हैं तो 389 सदस्य ही हमारे संविधान सभा में बनते हैं। तो इसीलिए हमने संविधान सभा में 389 सदस्यों को हमने अपने संविधान सभा में जगह दी और यही 389 सदस्य मिलकर के हमारे संविधान का निर्माण करते हैं। अब आपको पता चलेगा संविधान सभा का एक्चुअली में कार्य क्या क्या था। क्या संविधान सभा कार्य संसद के तौर पर काम करना था? क्या संविधान सभा काम सिर्फ और सिर्फ संविधान का निर्माण करना था? क्या संविधान सभा काम संविधान पर सिर्फ बताना था, संविधान के बारे में कि संविधान कैसे बनेगा? आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं एक बार। दोस्तों आप, अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। लगातार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस खोज के लाते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस खोज के लाने में, आपके लिए टॉपिक्स लेकर के आने में, क्योंकि कई बुक्स पढ़ने के बाद इतने जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो जो कि मैं आपको आकर बताता हूँ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर। तब संविधान सभा के कार्य क्या थे एक्चुअली में देखते हैं कि संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा का पहला कार्य था संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य था अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करना। अंतरिम संसद के तौर पर कार्य करना। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का कार्य क्या था। तो ऑप्शन ए होता है संविधान का निर्माण करना, ऑप्शन बी होता है अंतरिम संसद के तौर पर काम करना, ऑप्शन सी होता है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी होता है कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? इस हिसाब से अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर बनेगा संविधान का निर्माण भी करना संविधान सभा कार्य था और अंतरिम संसद के तौर पर भी संविधान का कार्य, संविधान जो है सभा जो है अंतरिम संसद के तौर पे भी काम करी थी। अंतरिम अर्थात जो अंतिम संसद संविधान सभा के तहत जो चल रही थी, अंतरिम उसके बाद उसके अंतर्गत वह उसकी बात करता है, अर्थात अंतरिम संसद के तौर पर काम करता है, संविधान निर्माण का कार्य करता है संविधान सभा। अब आइए देखते हैं जब संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा है तब कौन अध्यक्षता करता है, और जब अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा चल रही होती है तो कौन काम करता है। अगर संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की बात की जाए, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। वहीं अंतरिम संसद के तौर पर जब संविधान सभा कार्य करती है तो उस समय उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते हैं। तो आइए एक बार हम इसको आपको लिखवा देते हैं, यह फैक्ट। संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा कार्य करती तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं। राजेंद्र प्रसाद। और जब अंतरिम संसद के तौर पर हमारी संविधान सभा कार्य करती तो उस समय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव कुछ करके इनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। जीवी मावलंकर दोस्तों, जीवी मावलंकर थे। अंतरिम संसद जब कार्य करती थी, जब संविधान सभा अंतिम संसद के तौर पर, अंतरिम संसद के तौर पर काम करती, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने किया। जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए कार्य करती थी तब उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लें, क्योंकि कई बार आपसे पूछता है कि संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करती है तो उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं? तब पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। वहीं जब अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा कार्य करती है तब कौन अध्यक्षता करता है? तो जीवी मावलंकर करते हैं। कई बार आप गलत कर जाते हैं यह क्वेश्चंस को, आप इन्हें नोट कर लें। और संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के तौर पर 26 नवंबर 1947 से ही काम कर रहा है। 26 नवंबर 1947 से ही कार्य कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब से काम कर रहा है तो 26 नवंबर 1947 से ही कार्य कर रहा है अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा हमारी। तो आप इन्हें भी नोट कर लें, फिर हम उसके बाद आगे घटनाक्रम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बार इसे नोट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे घटनाक्रम देखते हैं एक बार। आप लगातार हमारे चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें ताकि हम स्मार्ट बोर्ड ले सकें और ताकि आपकी पढ़ाई और इंटरैक्टिव हो सके। लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। अब आइए देखते हैं, जब संविधान सभा हमारा बना तो संविधान सभा कब लागू होता? संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। किस रूप से लागू हुआ? आंशिक रूप से लागू हुआ। जब आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ तो आंशिक रूप से हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 16 अनुच्छेदों को हमने संविधान में शामिल किया था। तो संविधान के 16 अनुच्छेदों को हमने लागू किया कब? 26 नवंबर 1949 को। अब जब 16 अनुच्छेद हमने 26 नवंबर 1949 को लागू किया तो कई बार आपके सामने यह क्वेश्चन से या मन में बात उठती होगी, 16 अनुच्छेद वो थे कौन से 16 अनुच्छेद जिसे हमने 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया? तो आइए हम देखते हैं कि 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे। तो जिसमें हम कुछ अनुच्छेदों की चर्चा आपसे कर देते हैं। जिसमें पहला हमने लागू किया नागरिकता, तो 5 से लेकर 11 तक हमने नागरिकता को लागू किया। फिर उसके बाद हमने राष्ट्रपति की शपथ प्रणाली को लागू किया, जो राष्ट्रपति की शपथ व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति की शपथ का जो अनुच्छेद है हमने उसे लागू किया। फिर निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था थी, निर्वाचन आयोग जिसमें 324 में जहां निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया तो निर्वाचन आयोग का जो अनुच्छेद है या निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनका उल्लेख हमने लागू किया। क्योंकि नहीं लागू करेंगे तो हम चुनाव कैसे कराएंगे? और राष्ट्रपति नहीं होंगे तो शपथ कौन लेगा राष्ट्रपति का? अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद नहीं होगा तो शपथ कैसे होगा? हमारी संसद कैसे कार्य करना शुरू करेगी? और नागरिकता नहीं होगी तो सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? इसलिए यह सारे आर्टिकल्स हमें पहले से ही लागू करने पड़े थे। वहीं अंतरिम संसद, अंतरिम संसद के आर्टिकल्स हमने लागू किए थे। और अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था हमने लागू की थी। अंतरिम राष्ट्रपति की व्यवस्था हमने लागू की और साथ ही साथ हमने अनुच्छेद 300
89 और 380 को भी हमने लागू किया था। हमने इतने अनुच्छेदों को, इतने प्रावधानों को हमने 26 नवंबर 1949 को लागू किया, जब हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो आप इन्हें नोट कर लें दोस्तों, जिसमें हमने नागरिकता को लागू किया, हमने राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको लागू किया, हमने निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान था उसे लागू किया, जो हमने अंतरिम संसद की व्यवस्था थी उसे लागू किया, हमने अंतरिम जो राष्ट्रपति की व्यवस्था थी उसे भी लागू किया, और आर्टिकल 379 और आर्टिकल 380 को भी हमने लागू किया। तो इतने आर्टिकल्स थे जिनको हमने 26 नवंबर 1949 को लागू किया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन या टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आप इसे नोट करें ताकि हम आगे के घटनाक्रम को चर्चा करें। आपको आज पता चलेगा कि हम 26 नवंबर 1949 अर्थात हम 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आज आपको यह घटनाक्रम पता चलेगा कि 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले हमने गणतंत्र व्यवस्था को लागू किया। अर्थात गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है आज आपको यह पता चलेगा। हालांकि हमने अपने प्रस्तावना के टॉपिक्स में अर्थात प्रस्तावना के लेक्चर्स में हमने यह क्लियर किया है कि गणतंत्र क्या होता है, पर हम एक बार दोबारा आपको बता देंगे आज गणतंत्र होता क्या है। आप इसे नोट कर लें एक बार। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए हमने कहां से उठाया था किस टॉपिक को। अभी सिर्फ और सिर्फ हम पहले ही पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान व सबसे विस्तृत संविधान, अभी हम सिर्फ इसी में पढ़ाते हुए हम संविधान सभा को ही क्लियर करने लगे। संविधान सभा क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि संविधान सभा के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने जो गणतंत्र, हम कहते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं। अब गणतंत्र का मतलब जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको यह नहीं समझ में आएंगे कि हम क्यों गणतंत्र दिवस अर्थात हम क्यों रिपब्लिक डे मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा। अब देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचित होगा। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, पर निर्वाचन होना जरूरी है। तो भारत में जो है, भारत में कैसी व्यवस्था है निर्वाचन की राष्ट्रपति के? तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था क्यों है दोस्तों? अभी आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था क्यों? क्योंकि जिन एमपीज एमएलएस को हम चुनते हैं वही तो एमपी एमएलएस जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो संसद को हम चुनते हैं, जो सांसद को हम चुनते हैं, वही सांसद तो जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं, वही विधायक जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तब जब सांसद और विधायक ही राष्ट्रपति को चुनेंगे तो हमने किसे चुना? हमने संसद और विधायक को चुना। जब हमने सांसद और विधायक को चुना तो सांसद और विधायक किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। अर्थात राष्ट्रपति को तो हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं ना, डायरेक्ट राष्ट्रपति कौन चुन रहा है? वो चुन रहे हैं जिसे हमने चुना है। इसलिए क्या कहते हैं? हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए हमारा जो गणतंत्रीय प्रणाली है वह हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्राध्यक्ष ने अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद को धारण करते हैं। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद धारण किया, वैसे ही हमने क्या हो गए? हम गणतंत्र हो गए। अर्थात जब तक हमारे राष्ट्रपति ने पद ग्रहण नहीं किया था तब तक हम गणतंत्र नहीं थे। इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अर्थात हम किसी और से, अच्छा उस दिन हम आजादी का दिवस मनाते हैं, अर्थात हम किसी और के गुलाम थे, हम आजाद हो गए। पर अगर हम रिपब्लिक की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। यह कब से शुरू हुआ? 1950 से, लेकिन आजाद तो हम 1947 से ही हो गए थे ना।
लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र, तो हम जब गणतंत्र हम बनेंगे तभी तो हम मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र में, गणतंत्र का अर्थ होता है देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अर्थात चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो जो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्योंकि जो सांसद और विधायक को हम चुनते हैं वही सांसद विधायक जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद धारण किया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ कर दिए। कब से? 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली। इसे आप नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं आपको। और जो गणतंत्र की व्यवस्था है इसे हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से हमने ग्रहण किया है। फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। तो हमने जो गणतंत्रीय प्रणाली ली है यह फ्रांस के संविधान वाली गणतंत्रीय प्रणाली है। ब्रिटेन के संविधान की गणतंत्रीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में तो गणतंत्र है ही नहीं। तो हमने गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया है, ना कि ब्रिटेन से। कई बार लोग गलत कर जाते हैं कि सोचते हैं कि ब्रिटेन से लिया है, जबकि ब्रिटेन का तो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, अर्थात जो वहां पे जो एक तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं, अर्थात जिसको राजा और रानी कहते हैं, तो राजा रानी तो वहां वंशानुगत होते हैं, उनका निर्वाचन तो होते नहीं। जब निर्वाचन है तो वहां गणतंत्र कहाँ है? इसीलिए ब्रिटेन को लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है, और भारत लोकतंत्र के साथ गणतंत्र भी है। तो आप इसे, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ गए होंगे। लगातार मेरे चैनल को, हमारे चैनल को अर्थात आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगातार चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहे दोस्तों। जब चैनल का संख्या बल बढ़ेगा तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका संख्या बल ही हमारा मोटिवेशन होता है। और चैनल के नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन करें, ताकि आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाने वाले सारे क्लास अप टू डेट रहें क्लास से, और तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप लाइव आना शुरू कर दें धीरे धीरे। बहुत ही जल्द हम आपसे अब लाइव रूबरू होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम आगे घटनाक्रम देखते हैं एक बार। देखिए, हमने यहां पे यह भी क्लियर कर दिया। एक सेकंड पॉइंट हमने यह बता दिया, हमने यह भी क्लियर कर दिया कि भारत संविधान निर्मित होता है। तो हमने क्या क्या बता दिया दोस्तों आपसे? भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है, भारत गणतंत्रीय व्यवस्था। तो हमने 3 पॉइंट क्लियर कर दिया। क्यों हमने बताया कैबिनेट सुनी योजना की चर्चा की? भारत के संविधान सभा का इतिहास क्यों बताया? क्योंकि जब तक इतिहास नहीं पता चलेगा तो निर्मित कैसे हुआ संविधान, यह कैसे पता चलेगा? तो आपको हमने 3 पॉइंट क्लियर किया। क्या? सबसे लंबा संविधान है लिखित संविधान, वह विस्तृत संविधान। दूसरा हमने बताया भारतीय संविधान निर्मित संविधान है, अर्थात हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। किसने निर्माण किया? संविधान सभा ने निर्माण किया, इसलिए हमने संविधान सभा का इतिहास बता दिया आपको। भारत गणतंत्रीय व्यवस्था थी, अब हमने गणतंत्र प्रणाली को हमने क्लियर कर दिया, गणतंत्रीय व्यवस्था कैसे थी। अब आइए हम आगे घटनाक्रम को देखते हैं। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। चौथा, तो आपको 3 पॉइंट्स उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। भारत के संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। भारत के संविधान को उधार का संविधान। तो जब भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा चल रहा था, तो संविधान सभा में बहुत सारी बहस चल रही थी। उस बहस में यह बहस भी चल रही थी कि भारत का संविधान तो अपना मौलिक संविधान है ही नहीं, मूल रूप से तो हमने भारत का बनाया ही नहीं संविधान। हमने तो संविधान कहीं यूएस से ग्रहण कर लिया, कहीं जापान से लिया, कहीं फ्रांस से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं कनाडा से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं ब्रिटेन से। तो कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो हम सभी देशों से ले रहे थे ना। हमने अपना क्या रखा? हमने अपना मूल रूप से क्या रखा? तो इस चीज को लेकर के हमारे संविधान की कई बार आलोचना करते हैं आलोचक, कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है। हाँ ठीक है, हमारा संविधान उधार का थैला है, लेकिन हमने क्या किसी भी देश के सारे संविधान को ग्रहण कर लिया? नहीं, हमने किसी भी देश के संविधान को खंगाला, और खंगालने के बाद हमने यह समझना, हमने यह देखा कि देश की परिस्थिति के अनुरूप क्या अच्छा है।
तो देश की परिस्थिति के अनुरूप जो अच्छा था हमने वह आर्टिकल्स वहां से उठा लिया, तो कोई गलत भी तो नहीं है। हमारे धर्म में भी देखा जाए अलग अलग जो विभिन्न पंथ बनाए गए, पंथों ने क्या किया, जो जो धर्म की जो पुराने धर्म थे, जैसे सनातन जो था या हिंदू धर्म जो था, उनसे जो जो व्यवस्थाएं थी उन्हें उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्हें उनसे वहां से उन्होंने ले लिया। तो कोई बुराई नहीं है, जो व्यवस्था अच्छी होती उसे लागू कर लेना चाहिए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने विश्व के सभी संविधान को खंगालने के बाद जब हमें यह लगा कि यह आर्टिकल्स, यह प्रावधान हमारे देश के अनुरूप अच्छा है, तो हमने उसे लागू कर लिया अपने देश में, अपने संविधान में उसे शामिल किया। तो और साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं हमने 1935 के आर्टिकल को पुनः हमने अपने संविधान में जगह दी, हमने अपने संविधान में शामिल किया उसे। तो इसका भी मुझे कोई खेद नहीं, मैं गर्व करता हूं कि मैंने इतना विस्तृत और इतना लिखित संविधान बनाया और विश्व के सभी देशों से संविधान ग्रहण किया। कहीं हम देखिए संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, अर्थात इंग्लैंड से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहीं से लिया है। हमने इसी प्रकार से मूल अधिकार लिया है आपके यूएस से, मूल कर्तव्य को हमने लिया है रूस के संविधान से। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं अलग अलग देश के संविधान से लिया। तो इसलिए आलोचक कई बार आलोचना करते हैं, पर आलोचकों को यह समझना होगा कि हमने एज इट इज शब्दशः शब्द नहीं उतार लिया, हमने आर्टिकल्स देखे, पर जो हमारे देश के अनुरूप रहा उसमें संशोधन, उसमें परिवर्तन करते हुए हमने देश के संविधान में शामिल किया। ऐसा करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि जब हमारे पर ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी तो उसने हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया संविधान निर्माण के लिए, क्योंकि विश्व के सभी देशों का संविधान क्रमिक रूप से धीरे धीरे बना, पर हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में हमें संविधान का निर्माण करना था। तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग यही था कि हम देश के विभिन्न संविधानों को देखें, खंगालें और वहां से अपने संविधान की जो व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अनुरूप अच्छी होंगी, हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप विविधता को, डाइवर्सिटी को समाहित कर सकती हैं, हम उन्हें लागू करेंगे। तो हमने वही किया। हमने संविधान सभा में, संविधान में हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली, अलग देशों के संविधान से लिया। क्यों? क्योंकि वह हमारे संविधान के अनुरूप जो जो थी हमने उसे शामिल किया। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसी चीज़ को लेकर के गर्व महसूस होता है कि हाँ, मुझे गर्व है कि मैंने विश्व के विभिन्न संविधानों को खंगाला। हमने विश्व के विभिन्न संविधानों को देखा और संविधानों को देखने के बाद जब हमें जो उचित लगा हमने उसे अपने संविधान में जगह दी। तो आई होप आपको यह पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। अब हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषता वाला टॉपिक है यह एक ही क्लास में खत्म हो जाए, और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा जाए। आप अपना पेशेंस धारण कीजिएगा, पेशेंस मत खोइएगा। अब पांचवा पॉइंट से नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। हमारे संविधान कहा जाता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अब नम्यता का मतलब होता है सॉफ्ट, अर्थात लचीला, मुलायम, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। अब यह लचीला और कठोर, नम्यता और अनम्यता जो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान की विशेषता में किया गया है, यह मुख्य तौर पर संविधान संशोधन को आधार बनाते हुए किया गया है। कि संविधान संशोधन, हमारे देश का जो संविधान है उसका निर्माण हमने कठोर और लचीले दो तरीकों से किया है। कि लचीला कहाँ, कठोर कहाँ। लचीला जैसे कि अगर कुछ ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में जिसको हम सामान्य प्रक्रिया से संविधान संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आधे राज्यों की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। लेकिन कठोर कहां पे हो जाता, कुछ ऐसे प्रावधान जहां पर संसद को आधे राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी, साथ ही साथ विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होगी। आज आपको यह पता चलेगा कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो आइए हम एक बार देखते हैं इस घटनाक्रम को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है, संविधान में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया है,
तो 3 प्रक्रिया होगी दोस्तों। कितनी? 3 प्रक्रिया में संविधान में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं दी गई? 3 प्रक्रियाएं दी गई। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार के संशोधन की बात की गई है? तो होगा 2 प्रकार की। अगर आपसे पूछा जाए संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई दोस्तों? 3 प्रकार की। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने प्रकार संशोधन की बात की गई दोस्तों? 2 प्रकार की। तो आप आई होप इसे नोट कर लें, क्योंकि अवश्य आप इस पॉइंट को नोट करें, क्योंकि आप कई बार यह क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह होता है कि संविधान संशोधन की तो 3 ही प्रक्रिया है, जबकि गलत है। अनुच्छेद 368 के तहत भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, वह 2 ही दी गई है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार की बात की गई, तो 2 प्रकार की। अगर आपसे पूछा था संविधान संशोधन में संविधान संशोधन कितनी प्रक्रिया? 3 प्रक्रिया। अगर 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में पूछता है तो 2 प्रकार की होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लें। फिर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लचीला और किस प्रकार से कठोर संविधान हमारा बनता है। इसे आप नोट कर लें दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें और मनोबल बढ़ाए रखें दोस्तों, मेरा भी और अपना भी। और लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक वीडियोस को पहुंचाते रहें दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्योंकि कई आपको अमूमन यह पता होगा कि अनुच्छेद 368 में सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन नहीं, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अलावा भी कुछ प्रावधान उसमें दिए गए। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 368 में किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो पहला बात की जाती है संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात की जाती है। दोस्तों आप उम्मीद करता हूं समझ, यह संविधान है या संशोधन है, मैं डॉट लगा देता हूं इसीलिए ताकि मुझे पूरा ना लिखना पड़े, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है। दूसरा आ जाएगा संविधान में संशोधन कौन करेगा दोस्तों, अर्थात संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होगी? तो यह शक्ति संसद को होगी दोस्तों। और तीसरा पॉइंट आपको बताता है कि संविधान संशोधन पर जो विधेयक होगा, जो संविधान संशोधन विधेयक होगा, उस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता है, उस पर वीटो लगा के उसे समाप्त नहीं कर सकता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है, क्या वह संविधान संशोधन की जो विधेयक जाए उसे पारित करे, उसे रोक नहीं सकता है, उसे वापस नहीं भेज सकता है, उस पर कोई भी वीटो नहीं लगा सकता। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वह उसे पारित करे। और यह मूल संविधान में नहीं था, इसको हमने बाद में शामिल किया 24वें संविधान संशोधन में। किस संविधान संशोधन में? 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम, 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से हमने यह व्यवस्था शामिल की। यह मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। दोस्तों मूल संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था, लेकिन वीटो राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। और जो वीटो की व्यवस्था हमने लागू किया है, यह 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से हमने अनुच्छेद 368 में शामिल किया। तो आई होप यह 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 368 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन करने की शक्ति अर्थात संसद के पास इसका उल्लेख किया गया है। वहीं संविधान संशोधन जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आप एकदम ध्यान से याद रखें इस पॉइंट को कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता संविधान संशोधन विधेयक पर।
और यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, यह व्यवस्था संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति का वीटो, क्योंकि पहले राष्ट्रपति संविधान संशोधन को रोक देते थे या उसे वापस भेज देते थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से राष्ट्रपति संविधान संशोधन को वीटो नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार, क्या, उसे पारित करना होगा उन्हें। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से किया गया व्यवस्था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा अनुच्छेद 368 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप इसे नोट कर लें एक बार। फिर हम आपको बताते हैं कि संविधान संशोधन लचीला कहां होता है और कठोर कहां कहां होता है, ताकि आपको आज सारा भ्रम एकदम दूर हो जाए। आप एक बार इसे नोट कर लें, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। बोलते बोलते दोस्तों गला सूख जाता है, इसलिए पानी रखना पड़ता है पीने के लिए। आप लोग भी अपने टेबल पर पानी, बिस्किट्स, नमकीन सब लेकर के बैठा करें, जिससे बीच बीच में आपको क्लास के दौरान उठना ना पड़े, प्रॉपर आप क्लास को देखते रहें। अब आप पहले यह समझिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला होगा सामान्य प्रक्रिया, दूसरा होगा विशेष बहुमत, और तीसरा भी होगा विशेष बहुमत। अब दोस्तों आइए एक बार हम देखते हैं कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, तो आप एक बार विशेष बहुमत का मतलब मुझे क्लियर करें कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार बच्चे क्लियर नहीं हो पाते कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, विशेष बहुमत का ऑप्शन क्या क्या बनेगा, एक बार आप मुझे देख कर बताएं क्या ऑप्शन सही बनेंगे विशेष बहुमत के लिए। विशेष बहुमत में पहला ऑप्शन बनता है आपका कि सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत। दूसरा बनेगा आपका उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तीसरा पॉइंट आपसे बनेगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। और चौथा पॉइंट बनेगा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो बताएं दोस्तों कि विशेष बहुमत का सही अर्थ क्या होगा। क्या सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगा, क्या उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होगा, या तीसरा सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होगा, या चौथा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो दोस्तों आप बताइए, मैं आपको टाइम देता हूं 20 सेकंड का।
तो सही आंसर क्या होगा, एक्चुअली विशेष बहुमत का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कितना? तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही होगा क्या? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कई बार दोस्तों आपके मन में यह डाउट रहता है कि विशेष बहुमत होता क्या है, तो आप आज एकदम गांठ बांध लीजिए, इसे एकदम क्लियर रख लीजिए, इसे लिख लीजिए कि विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसे आप क्लियरली एकदम नोट कर ले दोस्तों, ताकि हम आगे बताते हैं आपको। दोस्तों अगर आप कोई पॉइंट्स नहीं लिख पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, प्लेलिस्ट में आपका वीडियो ये पड़ा रहेगा, चाणक्य बैच नाम की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे आराम से इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, देख करके वहाँ समझिए और वहाँ से नोट कर सकते हैं। चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारे क्लास के सारे अपडेट रहें क्लास से आप। तो भाई विशेष बहुमत में एक और विशेषता आएगी, क्या वह आएगी? सदन की कुल सदस्य संख्या का, ये तो दूसरा विशेष बहुमत था, अब ये तीसरा विशेष बहुमत हम देखते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले साला कई बार गड़बड़ हो जाता है, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का तो दोस्तों यह पॉइंट्स एकदम क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो दो विशेष बहुमत होता है, पहला विशेष बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का विशेष बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यह होता है सेकंड विशेष बहुमत। थर्ड जो विशेष बहुमत होगा उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का विशेष बहुमत, साथ ही साथ उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। यहां यह याद रखिएगा दोस्तों कि आधे राज्यों की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ आधे राज्यों की। कितने की बात की गई? आधे राज्यों की बात की गई विशेष बहुमत में, आधे से अधिक राज्यों की नहीं। कई बार हम बोलते बोलते जल्दबाजी में यह बोल देते हैं या जाके एग्जाम में हम गलत कर देते हैं कि आधे से अधिक राज्य, और एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप कहाँ गलत करते हैं, क्योंकि वह भी हमारे बीच से ही उठ करके गया होता है, इसलिए उसे पता होता है कि आप ऐसे जहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। इसलिए आप इसे एकदम क्लियरली याद रख लीजिए कि विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। सिर्फ और सिर्फ आधे राज्यों का अनुमोदन है, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की बात हमारा संविधान नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आधे राज्यों के अनुमोदन की बात करता है दोस्तों। कई बार आपको बुक्स में भी लिखा मिल जाता है जो कि गलत होता है, आप इसे क्लियरली एकदम याद कर लें, आधे राज्यों का ही अनुमोदन की बात करता है, आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की बात नहीं करता दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लें विशेष बहुमत। और देखिए यह जो सामान्य प्रक्रिया होती है, सामान्य प्रक्रिया को ही हम नम्य अर्थात लचीला बोलते हैं। यह लचीला प्रावधान हमारे संविधान का, संविधान संशोधन का, और यह दोनों प्रावधान जो हैं ये अनम्य अर्थात कठोर हैं।
इसी आधार पर हम बोलते हैं कि हमारा संविधान नम्य और अनम्य है। अर्थात अगर आप खुद सोचिए, जब हमें इतने बहुमत लेने पड़ेंगे तो यह टफ होगा ना। किसी भी संविधान संशोधन के लिए अगर हमें इतने बहुमत की आवश्यकता होगी तो वह टफ होगा, और वहीं अगर आधे राज्यों का अनुमोदन लेना होगा तो वह और टफ हो जाएगा। इसलिए विशेष बहुमत वाली जो व्यवस्था हमने की है या कठोर संविधान के तहत की, अर्थात जो हमारी कार्यपालिका अर्थात जो हमारी विधायिका होगी वह आसानी से हमारे संविधान में कहीं परिवर्तन करके संविधान का गलत तरीके से उपयोग न करने लगे अपने अनुरूप। इसलिए हमने कठोर व्यवस्था हमारे संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने की, और साथ ही साथ सामान्य प्रक्रिया जो कि, और ऐसा भी क्लॉज ना हो हमारे संविधान में जिसमें हम संशोधन ही ना कर सकें, तो यह सामान्य प्रक्रिया जो थी यह लचीली बनाई गई। आइए हम देखते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में क्या क्या चीजें हैं और हमारे विशेष बहुमत में क्या क्या चीजें हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर किया जाएगा। सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई राज्य होगा, राज्यों के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन, जिसके लिए सामान्य प्रक्रिया होगी संविधान संशोधन की। दूसरा, राज्यों में विधान परिषद का गठन व समापन, यह भी सामान्य प्रक्रिया से होगी संसद के। और तीसरा जो दोस्तों आएगा इसमें, साथ ही साथ अगर हम यूटीज में अर्थात जो केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्यों के विधान में अगर प्रशासन में कोई परिवर्तन करना है, यूटीज के प्रशासन में कोई परिवर्तन, तो इन तीन चीजों के लिए, या चौथा, हमें किसी बाहरी देश से कोई राज्य, क्षेत्र, प्रांत अगर भारत में शामिल करना है, यदि सामान्य प्रक्रिया में हमारे संविधान में कहां हम संविधान संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है, राज्यों के नामों में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो। देखिए दोस्तों, अगर हम संविधान संशोधन में तीन प्रकार की संशोधन की बात की, एक सामान्य संशोधन, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो आइए पहले हम सामान्य प्रक्रिया देखते हैं जो कि लचीले संविधान की बात करता है। इसी कारण से हमारा संविधान लचीला है। कैसे? सामान्य प्रक्रिया को उल्लेख कहां किया गया? राज्यों का। अगर कोई भी राज्य उसके नाम में, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसके लिए सामान्य संशोधन होगा, कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। विधान परिषद का अगर गठन करना या समापन करना तो उसके लिए भी सामान्य प्रक्रिया होगी संशोधन की। अगर यूटीज अर्थात केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन में कोई परिवर्तन करना तो उसके लिए सामान्य प्रक्रिया होगी। वहीं बाहरी देश से कोई राज्य और क्षेत्र, प्रांत अगर बाहरी देशों से, मतलब हम कोई बाहरी क्षेत्र है जो कि भारत का अंग नहीं है, अगर उसे हमें भारत में शामिल करना तो उसके लिए भी हमें एक सामान्य प्रक्रिया चाहिए। लेकिन अगर अपने राज्य को हम किसी दूसरे देश को देंगे तो हमें उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी और साथ ही साथ संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी। तो अनुच्छेद 368 के तहत सामान्य प्रक्रिया को संविधान संशोधन दोस्तों नहीं माना जाता। इसीलिए अनुच्छेद 368 तहत संविधान संशोधन की सिर्फ और सिर्फ दो प्रक्रिया, जिसमें एक विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन है। लेकिन जो सामान्य प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है दोस्तों। तो आप आई होप इसे नोट कर लीजिए। आपको सेशन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रब कर दें, फिर आपको हम बताएं कि विशेष प्रक्रिया क्या होती है संविधान की। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं। यह थी सामान्य प्रक्रिया, अर्थात संविधान को लचीला रखती है। अब संविधान को कठोर रखने की जो विशेष बहुमत वाली व्यवस्था है, आइए हम उसे देखते हैं, जिसकी चर्चा हमने विशेष बहुमत की कर दी है। लेकिन अब विशेष बहुमत में क्या क्या चीजें शामिल होगी वह देख लीजिए।
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। यह वहीं पर आवश्यक होगा जो संविधान का सबसे क्रूशियल पार्ट होगा, जहां पे संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं शायद आपको यह टर्म्स नहीं दिख रहा हो, हम थोड़ा सा और साइड से लिख दें जिससे आपको यह चीज दिखने लगे। यहां से दिख रहा होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आइए देखते कहां कहां पर इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो देखते हैं, आइए दोस्तों। अगर पहला पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अगर कोई परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई परिवर्तन। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में किसी प्रकार संशोधन। साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार की कार्यपालिका में की शक्तियों में कोई संशोधन करना है। चौथा पॉइंट आपको मिलेगा दोस्तों यहां पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट होगा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। और छठा पॉइंट होगा दोस्तों कि अगर खुद अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो, खुद अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो। आइए एक बार हम क्लियर कर देते हैं आपको दोस्तों। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता दोस्तों कहां कहां पड़ेगी, उम्मीद करता हूं आई होप आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई भी परिवर्तन करना होगा तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आपको चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में किसी प्रकार परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। वहीं केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके योग्यता में, उनके पद से हटाने में किसी प्रकार कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। साथ ही साथ 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। साथ ही साथ अगर खुद अनुच्छेद 368 में कोई संशोधन करना है दोस्तों तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अगर अनुच्छेद अगर 7वीं अनुसूची में परिवर्तन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने समवर्ती सूची में कुछ 5 प्रावधानों को शामिल किया था, 5 विषय को शामिल किया था, जिसके लिए हमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता दोस्तों पड़ी थी। साथ ही साथ हमने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने क्या व्यवस्था की थी, कॉलेजियम के स्थान पर NGAC की व्यवस्था लाई थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में हमने एंट्री किया था। इस कारण से हमने विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता थी। यह सारे प्रावधान जो हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, केंद्र व राज्यों की कार्यपालिका में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में, पदच्युति में, योग्यता में, क्वालिफिकेशन में, कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना, उनके क्षेत्राधिकार में, उनकी स्वतंत्रता में, तो इसके लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। 7वीं अनुसूची में जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है, कोई विषय शामिल करना है, कोई विषय हटाना है तो उसके लिए हमें
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। साथ ही साथ छठा पॉइंट जो था, खुद अगर अनुच्छेद 368 में ही कोई संशोधन करना हुआ तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट भी क्लियर होगा, 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। एक बार इन्हें नोट कर ली, फिर हम आगे की बात बताते हैं आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने संविधान संशोधन विधेयक हमारे संसद के समक्ष रखे जा चुके हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 125, 124 नहीं दोस्तों, 125। 125वां संविधान संशोधन जनवरी 1919 में अब तक 125 संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष रखे जा चुके हैं। अगर 125वां संविधान संशोधन बात करें तो बीजेपी सरकार वर्तमान में जो है, उस समय जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तो जनवरी 2019 में हमने जो छठी अनुसूची है के क्षेत्रों, छठी अनुसूची के जो 4 राज्य हैं, छठी अनुसूची के 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में के जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हैं, परिवर्तन को लेकर के। तो दोस्तों याद रखिए 125 संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन जिसमें से अगर संविधान संशोधन टोटल जो पारित हुए हैं वह 101 105 पारित हो चुके हैं अब तक दोस्तों। 105 या मुझे याद क्लियरली नहीं आ रहा, 105 या 106 पारित हो चुके हैं। लेकिन जनवरी 2019 में छठी अनुसूची में जो 4 राज्य दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो 4 राज्य दिए हैं, इनके राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में जो परिवर्तन करना, उस परिवर्तन को लेकर के जनवरी 2019 में 125वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है। तो दोस्तों इतना घटनाक्रम आप याद रखें, इन्हें नोट कर लें। अब छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे क्योंकि यहीं तक कुछ बड़े पॉइंट्स, टफ पॉइंट्स थे, अब जल्दी जल्दी क्लियर होंगे आपको। आइए, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आपको यह समझ में आ गया कि हमारा संविधान कठोर क्यों है, लचीला क्यों है, संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या क्या है, कितने प्रकार के संविधान संशोधन हमारे यहाँ पर हैं। आइए हम छठे पॉइंट को देखते हैं। भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है? भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यों का संघ, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, अर्थात यूनियन ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। अर्थात पहले भारत में, अर्थात कौन बना पहले भारत में दोस्तों? तो भारत में सबसे पहले भारत बना, फिर राज्य बने। तो भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं, जैसे यूएस जो है राज्यों के समझौते से यूएस का निर्माण हुआ, लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो पहले भारत बना फिर राज्य बने हैं। तो इसीलिए भारत में जो राज्य हैं उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, भारत के मैप में रहते हुए जो भी उन्हें छोटा बड़ा सीमा चेंज, नाम परिवर्तन करना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर कहिए भारत की परिधि को छोड़ करके, भारत का जो
भौगोलिक क्षेत्र उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और शामिल होना चाहते हैं तो यह अधिकार भारत के राज्यों को संविधान ने नहीं दिया है। इसलिए हम क्या कहते हैं, भारत का जो संघ है वह अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में कि भारत का संघ कैसा है, भारत का संघ अविनाशी संघ है। भारत का संघ अविनाशी, अर्थात भारत के संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर हम यूनियन के स्थान पर फेडरेशन जैसे शब्दों का यूज कर देते हैं, किनका यूज कर देते हैं दोस्तों, फेडरेशन जैसे शब्दों का यूज करते हैं। अगर हम यूनियन के स्थान पर अगर हम फेडरेशन शब्द को शामिल करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यूएस फेडरेशन है, अर्थात यूएस में पहले राज्य बने, राज्यों ने संघ का निर्माण किया है, तो वहां पर क्या है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। अर्थात संघ यानी यूएसए से अलग होने का अधिकार है, राज्यों को संघ अर्थात यूएसए से अलग होने का अधिकार है, तो अलग हो सकते हैं। अगर हम भी अपने भारत के संविधान में यूनियन के स्थान पे फेडरेशन जैसे शब्दों का उल्लेख करते तो हमारे भी राज्य भारत देश से अलग हो सकते थे, लेकिन हमने यूनियन शब्द का यूज किया। यूनियन शब्द का मतलब होता है राज्यों का संघ, अर्थात पहले देश बना फिर राज्य बने, अर्थात पहले भारत बना फिर राज्य बने, और भारत जो है वह किसी राज्यों के समझौते का परिणाम दोस्तों नहीं है। तो इसलिए आप इसे याद कर लें, एकदम कंठस्थ कर लें, अपने ब्रेन में बैठा लें कि भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया, भारत को राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। इसका उल्लेख संविधान में दोस्तों कहाँ किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में यूनियन ऑफ द स्टेट्स का उल्लेख कहाँ किया गया है, हमारे प्रस्तावना में किया गया है, मूल अधिकार में किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है, या आर्टिकल 1 में किया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यह आर्टिकल 1 में उसका उल्लेख किया गया है। तो यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का उल्लेख हमने, राज्यों के संघ का उल्लेख हमने अनुच्छेद 1 में किया है। अगर हमने यूनियन के स्थान पर हमने फेडरेशन शब्द का यूज करते तो वहां पे राज्यों को संविधान से अलग होने का, राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार होता है, जैसा कि यूएस में है। यूएस में पहले राज्य फिर देश बनता है, अर्थात यूएस बाद में बनता है, पर भारत में हमने यूनियन शब्द शामिल किया, अर्थात पहले देश बना फिर राज्य बने हैं। इस आधार पर देखें भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ कहा जाता है। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हमने संविधान में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द क्यों शामिल किया, हमने फेडरेशन शब्द क्यों नहीं लिया, क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, इतने प्रकार के राज्य हैं। अगर उन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार देते तो भारत हमारा कब के विखंडित हो चुका होता, हमारा भारत अखंड रहता ही नहीं, हमारा भारत तो खंडित हो जाता। हम उसी भारत को, हमारा भारत अखंड बना रहे, इसीलिए हमने भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का यूज किया, ना कि फेडरेशन शब्द का यूज किया। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। आइए हम देखते हैं इसके बारे में आगे। इसीलिए भारत को अविनाशी संघ कहते हैं, अविनाशी संघ, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लें। फिर हम आगे के पॉइंट्स को बताते हैं कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष व्यवस्था। आई होप, उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। परेशान ना हो, थोड़ी क्लास लंबी है दोस्तों, हम भी आपके साथ ही यहां खड़े होकर के सारी बातें बता रहे हैं। 7वां पॉइंट है, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष होगा। पहले तो दोस्तों यह आपको मैंने पहले ही बता दिया है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या होता है। अगर आपको यह पॉइंट पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष नहीं याद आ रहा हो तो आप हमारे संविधान की प्रस्तावना वाले लेक्चर्स में जाएं, आपको वहां पता चलेगा कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष क्या होता है। कई बार हम पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को सिनोनिम्स के तौर पर यूज करते हैं। धर्म निरपेक्ष बड़ा आयाम होता है, पंथ निरपेक्ष बहुत ही छोटा आयाम है, जिसमें अपनी पूजा पद्धति की चर्चा करते हैं। पंथ का मतलब होता है पूजा पद्धति, हम किसकी पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जीसस क्राइस्ट के पास जाएंगे, हम किस तरह करेंगे, तो ये पंथ की बात होगी। लेकिन धर्म बड़ा आयाम है, धर्म हमें जीना सिखाता है,
धर्म हमें जीना सिखाता है। तो इसलिए भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। हमेशा आप याद रखिएगा कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं, क्योंकि कोई भी देश दुनिया का धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, वह पंथ निरपेक्ष होगा। तो आप पहले से समझ लें कि पंथ निरपेक्ष शब्द मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भारत का जो संविधान है वह सीधे सीधे पंथ निरपेक्षता की बात करता है, ना कि धर्म निरपेक्षता की बात करता है। तो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है यह मूल संविधान में हमारे शामिल नहीं था दोस्तों, मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया है। और अगर हम पंथ निरपेक्ष की विचारधारा को देखना चाहें तो संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के प्रावधानों को देखें तो हमें वहां पर अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, प्रसार करने, उसको बचाए रखने, उसे औरों तक फैलाने का अधिकार हमें सारे दिए गए। अर्थात यह सभी काम हम पंथ के लिए करते हैं। तो पंथ निरपेक्ष के सारे अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहां तक देख लें इसे, फिर हम आगे घटनाक्रम को बताते हैं। और पंथ निरपेक्ष शब्द का एक अर्थ अगर हम बात करें तो राज्य अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं होगा, का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों, कोई धर्म नहीं होगा। साथ ही कोई धर्म नहीं होगा, आप समझ गए दोस्तों, अर्थात सर्वधर्म समभाव। भारत में जो होगा, पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव। कैसा? सर्वधर्म समभाव। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, अर्थात सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म समान हैं। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है, अर्थात अपना राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म को वरीयता नहीं देगा। अगर राज्य किसी धर्म के लिए विशेष कोई सुविधा करता है तो उसे सभी राज्यों के लिए सुविधाएं देनी पड़ेंगी, सेम टू सेम। अगर राज्य किसी धर्म को कोई विशेष अनुमोदन देता है, कोई वित्तीय सहायता देता है, तो उसे सभी धर्मों को, सभी पंथों को कोई न कोई सुविधाएं देनी पड़ेंगी ताकि बराबरी बनी रहे, क्योंकि हमारे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। हाँ, पंथ निरपेक्षता का मतलब यह नहीं होता दोस्तों कि हमारा संविधान एकदम खुला आपको छूट दे दिया। अगर आपके पंथ के तहत कोई भी गलत कार्यवाही होगी तो वहां संविधान इंटर करेगा, सुप्रीम कोर्ट आएगी, उसमें संशोधन करेगी। जैसे आप 3 तलाक गलत था, उसे हटाया गया धर्म के आधार पर। सबरीमाला विवाद धर्म के आधार पर गलत था, उसे हटाया गया। तांडव नृत्य गलत था संविधान में, पंथ निरपेक्षता के तहत उसे हटाया गया। तो जो जो प्रावधान हमारे संविधान में ठीक नहीं है पंथ निरपेक्षता के तहत, उसे हम समाप्त करते हैं, हटाते हैं। तो आप, आई होप आपको यह समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों यहां तक आपका पॉइंट खत्म हो गया है। दोस्तों आज का मैं सोच रहा हूं यहीं तक लेक्चर रखते हैं। आगे के घटनाक्रम को हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको संसदीय शासन व्यवस्था बताएंगे क्या होती है। फिर आपको हम बताएंगे एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है। कल हम आपको बताएंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, आपातकालीन प्रावधान क्या क्या हैं, त्रिस्तरीय सरकार क्या है, सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, मूल अधिकार की चर्चा करेंगे, डीपीएसपी की चर्चा करेंगे हम आपसे, मूल कर्तव्य की चर्चा करेंगे हम आपसे, साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताएंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बताएंगे और एकल नागरिकता के बारे में बताएंगे। इन सभी घटनाक्रम को हम कल पढ़ेंगे, जो यहां से लेकर के यहां तक का विषय है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने आपको आज पूरे टोटल 7 पॉइंट बता दिए, जिसमें किसको से बताया हमने, सब भारत का संविधान से लंबा, लिखित व विस्तृत संविधान है। सबसे छोटा संविधान दोस्तों यूएस का है, और लिखने की भी संविधान सबसे पहली प्रक्रिया चलती है यूएस में चलती है, जबकि वहीं ब्रिटेन का जो संविधान वो अलिखित है। अलिखित मतलब यह नहीं कि लिखा ही नहीं गया, अलिखित का मतलब है कि एक बार में नहीं लिखा गया, वह धीरे धीरे लिखा गया।
तो जब कोई चीज धीरे 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 लिखी थी तो उसको अलिखित बोला गया। और लिखित का मतलब होता है एक साथ लिखा गया। जैसे यूएस का संविधान एक साथ लिखा गया, भारत का संविधान एक साथ लिखा गया, इसलिए हम लिखित संविधान कहते हैं। और वहीं यूएस के संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित। तो अलिखित का अर्थ यह नहीं होता कि लिखा ही नहीं गया, अर्थात एक टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया, बहुत धीरे धीरे लिखा गया। अगर वहीं हम आपको अगला बताते हैं कि भारतीय संविधान निर्मित संविधान था, हमने निर्मित संविधान की चर्चा की। भारत का संविधान गणतंत्रीय व्यवस्था थी, हमने इसके बारे में बताया। भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, हमने इसके बारे में बताया। हमने आपको बताया आज की नम्यता और अनम्यता का मिश्रण संविधान में क्या है। भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट्स क्यों कहते हैं, राज्यों का संघ, हमने इसकी चर्चा की। और हमने आपको बताया कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। तो दोस्तों आज हमने आपको 7 पॉइंट्स की चर्चा की, बाकी बचे हुए पॉइंट्स की चर्चा हम कल आपसे करेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाते रहें। और हमारे चैनल के प्लीज़ संख्या बल को बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और मेहनत करें और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ ले आ सकें। हो सकता है कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट शायद नहीं समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के बोल सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को देखेंगे और तत्काल उस पर प्रक्रिया देंगे, उस पर सुधार करेंगे। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।